ऑलराइट गाइस, आई एम अभिनव शर्मा। आपका बहुत स्वागत है हमारी छोटी वीडियोस में येट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और आज का टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। यूजुअली हम इसको क्या बोलते हैं, AMR बोलते हैं। बट जितना ये मुश्किल लग रहा है आपको उतना मुश्किल नहीं है। सेकेंडली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, नॉट ओनली इफ यू आर एन IAS एस्पिरेंट और पीसीएस एस्पिरेंट, बट ऑल्सो अगर आप नॉर्मल इंसान भी हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज यूजुअली आपने सुना होगा कि यार इस बंदे को तो मेडिसिन असर ही नहीं कर रही है, डॉक्टर्स ने सारी मेडिसिन देने की कोशिश की है, दी भी है, बट उसकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो नहीं जा रही है। दैट मीन्स वो बंदा ठीक नहीं हो पा रहा है। बट फिर क्या कारण है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान को हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, उसकी इन्फेक्शन फिर भी नहीं जा रही है? तो गाइस उसका कारण होता है कि जो बैक्टीरिया ने अटैक किया होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है ड्रग से। मतलब आप कोई भी ड्रग दे दीजिए उसको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी को ड्रिंकिंग हैबिट है, कोई अल्कोहलिक है, तो इनिशियली तो उसको 60 ml या 120 ml से ही, आई मीन लिमिटेड क्वांटिटी से ही नशा हो जाता होगा। बट ग्रेजुअली क्या होता है, बॉडी की जो डिमांड होती है वो बढ़ती जाती है, तो थोड़ी क्वांटिटी तो असर नहीं करती। सेम मेडिसिन के केस में भी ऐसा ही है। बैक्टीरिया इतने रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि नो मैटर आप उनको वो वाला ड्रग दे रहे हो, स्टिल वो उससे बच जाते हैं या उनके ऊपर वो असर ही नहीं करता ड्रग किसी भी तरीके से। तो मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि एक पर्सन को कोई बीमारी हुई है, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम उनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फिर भी उस पर्सन पे कोई असर नहीं हो रहा है उस दवाइयों का, मतलब वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। आज की वीडियो में भी हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के, कैसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं और सरकार क्या कर रही है इसको टैकल करने के लिए। सो गाइस, इस टॉपिक का डिटेल्ड वर्जन विद रिस्पेक्ट टू नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आखिर में है क्या। सो गाइस, बैचेस के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं दैट हमारा जो बैच है, दिस इज ऑनलाइन बैच फॉर 2025 विच कॉस्ट। अब इसमें हम क्या दे रहे हैं आपको, डेली न्यूज़पेपर क्लासेस मिल रही है, एवरी थर्सडे आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, आंसर राइटिंग सेशन किया जाता है एवरी फ्राइडे। उसके अलावा इंटरेक्टिव सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आप सारे डाउट्स अपने डिस्कस कर सकते हैं। आपने अगर तैयारी शुरू कर दी है या करनी है या प्लान कर रहे हो, तब आपको कोई कंफ्यूजन है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके फ्री करियर काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। सो नंबर इज 8999395000, 8999396000। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे। व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सो डेफिनेशन की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है जी? इट अकर्स जब कोई भी बैक्टीरिया, मैंने तो आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था ना, बट इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओनली बैक्टीरिया, वो मैंने एग्जांपल के लिए दिया था। सो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंजाई या फिर कोई भी पैरासाइट जो कि चेंज कर जाए या म्यूटेट कर जाए ओवर टाइम और वो किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ही ना करे, मेकिंग इट वेरी मच हार्डर टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिजीज। और उससे क्या होता है, डिजीज के स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ जाता है, सीवियर इलनेस, डेथ। आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। आपने देखा होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की जब हम बात करते हैं तो हम पूछते हैं यार इसको कौन सा टीबी हुआ है। सो बात की जाती है ये MDR है या XDR है। व्हाट डज दैट मीन? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, के इसको जितने मर्जी ड्रग्स दो, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है उस बैक्टीरिया में, अब उसको कोई दवाई असर ही नहीं कर रही है। दैट मीन्स वो बंदा शायद मर जाए, वो बच भी ना पाए। XDR एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट, के अब तो बिल्कुल ही ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, जो बैक्टीरिया ने अटैक किया है उसको कोई भी ड्रग ट्रीट नहीं कर पा रहा। और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है गाइस। आप समझ के देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेट्स से टाइफाइड हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया और ड्रग असर ही नहीं कर रहा, सो एट एंड ऑफ द डे वी नो कि ये पर्सन की डेथ हो जाएगी। और उस डेथ को हम रोक सकते थे अगर वो जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ना हो पाता। और वो रेजिस्टेंट क्यों हो रहा है, उसमें से लार्जली हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि सपोज कीजिए आपको टाइफाइड हो गया, आपको साल्मोनेला बैक्टीरिया ने अटैक किया और आपको टाइफाइड हो गया, और इसके लिए डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको 14 डेज ड्रग लेना पड़ेगा। दैट मीन 14 डेज आपको मेडिसिन लेनी है। और आप क्या करते हैं, 14 डेज मेडिसिन नहीं खाते हैं, आप 7 डेज या एट मैक्स 10 डेज मेडिसिन लेते हैं, बिकॉज उसके बाद आप सही फील करते हैं, आप कहते हैं यार ठीक तो हूं, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन उस टाइम तक आप तो जो बैक्टीरिया था वो कंप्लीटली तो मरा नहीं था, वो इनएक्टिव हो गया था या वो डॉर्मेंट स्टेज में चला गया था। उसको 14 डेज कंप्लीट मेडिसिन चाहिए थी ताकि वो बिल्कुल ही खत्म हो पाता, आप उसको न्यूट्रलाइज कर पाते। अब हुआ क्या, वो 4 डेज उसको और मेडिसिन नहीं मिली, वो धीरे धीरे क्या करता गया, रिकवर करता गया। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। अब शायद 14 दिन के बाद भी वो मरे ना, बिकॉज उसने अब क्या की, रेजिस्टेंस पैदा कर ली। सो इट इज ऑलवेज सेट कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो बिल्कुल आपको हमेशा पूरा करना चाहिए, जितने भी टाइम का डॉक्टर आपको बोले। इसके अलावा हम एक और बात
अगर बात करें और सेंस में बात करें तो एक चीज हमने और देखी है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड भी हो गया, कॉमन कोल्ड हो जाता है जब आपको, तो क्या होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको 3 गोलियां दे देता है जिसमें एक पैरासीटामोल डाल देता है, एक एंटीबायोटिक डाल देता है। अब मोस्टली जो कॉमन कोल्ड और कफ है वो वायरल इन्फेक्शन होती है, वायरसेस के साथ की जाती है। अब उस सर्कमस्टांस में अगर आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो वायरस के ऊपर तो कोई असर होना ही नहीं, एनीवे नहीं होना, बिकॉज वायरस को मारने के लिए तो एंटीवायरल होती है, एंटीबायोटिक थोड़ी होती है। वैसे वायरल मरते नहीं है, तो बॉडी की इम्यूनिटी इसे डील करती है अपने आप। तो ऐसे में आप अगर एंटीबायोटिक दे रहे हो तो क्या होगा, आप प्रोपोर्शनेटली एंटीबायोटिक को यूज नहीं कर रहे हो, जहां रिक्वायर्ड है यूज नहीं कर रहे हो। एट एंड ऑफ द डे क्या होता है, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, उनके ऊपर वो दवाइयां असर नहीं करती हैं। ये कुछ कारण थे जो मुझे आपको शुरुआत में समझाने थे। अब कॉजेज क्या है जी, या तो वो जेनेटिकली म्यूटेट कर जाएंगे, खुद ब खुद म्यूटेट कर जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा एक्वायर कर लेते हैं रेजिस्टेंस फ्रॉम अनदर बैक्टीरियाज। मेन कॉजेज क्या है, मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, दैट मींस एंटीबायोटिक्स का मिसयूज होना, लैक ऑफ क्लीन वाटर सैनिटेशन। ये कुछ कॉमन चीजें, लैक ऑफ अवेयरनेस, इनएडिक्वेट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हेल्थ कंसर्न की बात करें तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 4.95 मिलियन डेथ्स हमने रिपोर्ट की हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उसके अलावा 1.27 तो ऐसी डेथ थी जो डायरेक्टली हम एट्रीब्यूट कर सकते थे कि भाई ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के कारण हम इनको ट्रीट नहीं कर पाए। मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि यू जस्ट कैनॉट इमेजिन। कहाँ सब सारा अफ्रीकन, साउथ एशियन नेशन, बिकॉज यही ऐसे नेशंस हैं जहां पर आप कहीं भी केमिस्ट के स्टोर पे चला जाओ, उसको बोलो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको बोलेगा ये 4 गोलियां खा ले तो ठीक हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भी कि नहीं है। इट इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आज के दौर में हमें जो ट्रीट करनी है या हमें जो हैंडल करनी है। आपने सुना होगा बग, रेजिस्टेंट बग, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, कि रेजिस्टेंट हो चुका है, इसको कोई असर नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कि कैसे इसके साथ डील करना, उसमें हमें बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिना हमारे कंट्रीब्यूशन से ये नहीं होगा। अब कंसर्न्स क्या हैं जी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। अब हाई रेट्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब इंडिया में बहुत ज्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, एंड इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड इट इज ग्रोइंग थ्रेट to public health globally, not only in India. उसके अलावा more than 60,000 newborns die each year from antibiotic resistance infection. आप can you imagine? नए जो जन्मे बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन ही भी होती है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। आप क्या करोगे, कौन सी दवाई दोगे? यू जस्ट कैनॉट हेल्प इट आउट। तो अपने लिए सोचिए, अगर लोगों के लिए नहीं, कल को आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके आगे बच्चे होंगे, आने वाली अपनी जनरेशन के लिए सोच लिए। अगर आपको ह्यूमैनिटी का एट लार्ज कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एंटीबायोटिक अगर कोर्स दिया जाए उसको पूरा कीजिए, और हो सके तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए जब तक रिक्वायर्ड ना हो या डॉक्टर कंप्लीटली आपको रिकमेंड ना करे। और वो भी मैं क्वैक की बात नहीं कर रहा, झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एमबीबीएस एमडी डीएम डॉक्टर्स। अगर वो रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक्स, फिर ही आप एंटीबायोटिक्स लीजिए, प्रॉपर टेस्टिंग के साथ चलिए, अदरवाइज आने वाले टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यूजुअली आपने सुना होगा जब कोई इन्फेक्शन होती है ना, वहां पर क्या करवाया जाता है, ब्लड कल्चर करवाया जाता है। जब ब्लड कल्चर का मतलब क्या होता है, बॉडी में से ब्लड ले लिया जाता है सिरिंज के थ्रू। जब ब्लड ले लिया जाता है उसमें चेक किया जाता है कि भाई इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। अब जो बैक्टीरिया उसमें होता है ब्लड में, उसको फिर मेडिसिन के साथ ट्रीट करने की कोशिश की जाती है बाहर लैब में कि ये कितना रेजिस्टेंट है या कितना सेंसिटिव है। उसमें फिर एक ड्रग्स की लिस्ट आती है कि जी 10 ड्रग्स हमने ट्राई किए, 10 में से 8 पे तो ये क्या रेजिस्टेंट निकला, सिर्फ यही 2 ड्रग्स रह गए हैं जिनको आप ट्राई करके इसको मार सकते हो। अब सपोज कीजिए कि 10 के 10 रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कैसे ठीक होते? सो थिंक ऑफ योरसेल्फ, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचिए। सो हाई बर्डन ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस, अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक मार्केट, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि कितना मिसयूज है, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, खुद ही दवाइयां अंदर फेंकी जानी, फक्के मारी जाने। ये चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, कोई भी सर्वेलेंस नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, स्पेशली साउथ एशियन नेशंस में। ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कैसे केमिस्ट पर जाके मेडिसिन ले सकते हो। इनएडिक्वेट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, देखो डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन में ये चीजें यूजुअली आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत पिछड़ा हुआ होता है। इसमें तो हमारे पास एक ही चीज रह जाती है कि हम खुद ही उतने अवेयर हो जाएं या अवेयरनेस फैलाई जाए, लोग खुद इतने समझदार हो जाएं कि वो इसको अब्यूज ना करें। फर्दर मोर लिमिटेड रिसर्च एंड इनोवेशन है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन्स टू कॉम्बैट
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत क्रूशियल है और ये एक चैलेंज है कि हमारे पास आज भी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं जी इसको एड्रेस करने के लिए? अब गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करने की कोशिश करेगी। वही उसने किया, नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो इसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द अवेयरनेस, स्ट्रेंथनिंग द सर्वेलेंस, प्रमोटिंग रिसर्च। अब इतनी वर्ड्स आपको इवन एग्जाम में याद भी नहीं रहने हैं। मेरा मकसद था आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, जो मैंने कोशिश की है। साइनिंग द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या चीज है? इसमें बेसिकली ये चीज है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कंसेंसस बनाया गया और साइन किया गया मिनिस्टर्स के द्वारा कि हम इस चीज को ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे, अवेयरनेस फैला के, मिशन मोड बाय इन्वॉल्विंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्सेट्रा। सो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। अब इसमें क्या था? इसमें रोकने की कोशिश की गई कि मिसयूज एंड ओवरयूज ना किया जाए एंटीबायोटिक्स का इन द हॉस्पिटल्स, वार्ड्स एंड आईसीयू। सो दिस वाज एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, AMSP। सो बैन ऑन इनअप्रोप्रिएट फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, एक मेडिसिन का पत्ता आप खरीद के लाते हो, स्ट्रिप लाते हो मार्केट से, उसमें 3-4 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन दिए गए होते हैं। उसमें से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 40 ऐसे फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन बंद कर दिए हैं जो क्या पैदा कर रहे थे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे। तो अब जितना याद रहता है आपको गुड है, जितना याद कर सको बेहतर है। नहीं कर पाओगे तो फिर भी 4-5-6 पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब बैन ऑन द यूज ऑफ कोलेस्टिन। कोलेस्टिन क्या है? ये भी एक एंटीबायोटिक है जो इवन एनिमल्स को पहले ही दे दिया जाता है कि भाई इनको कोई इन्फेक्शन हो ही ना। क्यों? क्योंकि कमर्शियल है। कोई अपने प्यार के लिए थोड़ी 100 या 150 बफलोज या काउज रखेगा, उसका तो काम है डेयरी फार्मिंग का। अब डेयरी फार्मिंग में गाय दूध देगी तभी उसको फायदा। दूध कब देगी? जब वो हेल्दी रहेगी। हेल्दी कब रहेगी? जब वो बीमारियों से रहित होगी। रहित रखने के लिए इसको क्या किया जाता है? इंजेक्शन ठोक दिए जाते हैं। कोलेस्टिन नाम के इंजेक्शन को क्या किया गया जी? बैन किया गया। इज दैट फाइन? सो वन हेल्थ अप्रोच, जिसमें बात की गई ना सिर्फ इंसानों की बल्कि जूनोटिक डिजीजेस के बारे में भी, कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज जूनोटिक डिजीज ऑल्सो, ताकि हमें आगे जाके नुकसान ना हो। अगर आप कोविड की भी बात करो तो उसको भी कहा जाता है कि उसका जो रीजन था इट वाज जूनोटिक ओनली। इंटीग्रेटेड वन हेल्थ सर्वेलेंस नेटवर्क ऑफ AMR। ICMR हैज अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड वन हेल्थ सर्वेलेंस नेटवर्क फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि हम इंटीग्रेट करें सर्वेलेंस नेटवर्क को, पार्टिसिपेशन इंक्रीज की जाए। इन शॉर्ट मकसद ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है? टैकल करना है। सो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिसके बारे में हमने डिस्कशन की है। न्यूज़पेपर में आएगा तो आप एक आए रखिएगा इसके ऊपर, ताकि आप और ज्यादा चीजों को समझ पाएं। ऐसी वीडियोस हम और आपके लिए लेके आते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल लॉन्चपैड IAS के ऊपर। आप बने रहिए, डोंट मिस एनी वीडियो। एवरीथिंग इज इंफॉर्मेटिव एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इसका डिटेल्ड वर्जन फिर बोल रहा हूं आपको हमारे लॉन्चपैड IAS की वेबसाइट के ऊपर जाके मिल जाएगा, जहां पर हमारा ये ब्लॉग है। टिल देन, सी यू, बाय बाय।